वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स वन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ। तो आज मैं एमआर के लिए जो साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 39 होगा। इसके पहले मैंने अभी तक 38 प्रैक्टिस सेट्स करा रखा है, जिसमें साइंस एंड जीके दोनों मिक्स्ड है। तो वो प्रैक्टिस सेट्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि प्रैक्टिस सेट से 70% क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर्स में देखने को मिलेंगे। और इस बात को नोट कर ले, मैंने अभी बोला एंड आपके एग्ज़ाम्स में यहाँ से जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा विद प्रूफ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है आना। तो आप लोग यदि टेस्ट जो दे रहे हैं, यदि एक दो टेस्ट दे रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को पूरा टेस्ट देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई एक सेट से आएंगे नहीं, सब सेट मिला के ही क्वेश्चंस आएंगे। और यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली काम कर रहे हैं। कोई भी चैनल आपको इतना टेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोगों को अभी तक पता नहीं है कि कितना हेल्प है टेस्ट से और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने खुद 3 बार क्वालिफाई किया है, तो मैं जानता हूं कि कैसे किसी को गाइड करना चाहिए। आप लोग जिस फेज़ में हैं मैं उस फेज़ से गुजर चुका हूं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पानी को रेत से अलग करने की विधि क्या है? पानी को रेत से अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा? पहला ऑप्शन है सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, वाष्पन या छानकर। तो पानी से रेत अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? छानकर। छानकर जो है पानी से रेत को अलग किया जा सकता है। परमाणु का ऋण आवेश किसके बराबर होता है? जो परमाणु का ऋण आवेश होता है वो किसके बराबर होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो वो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु विहार या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? परमाणु का जो ऋण आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। निम्न में विद्युत धारा का सुचालक कौन सा है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का सुचालक कौन सा है बताना है। शीशा है, कागज है, ग्रेफाइट है या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो विद्युत धारा का सुचालक क्या है? ग्रेफाइट जो है वो विद्युत धारा का सुचालक है। जो समय आपको दिया जा रहा है बीच में, उस समय को आपको आंसर सोचने में लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में विद्युत धारा का कुचालक है। तो विद्युत धारा का कुचालक पूछा है, उसमें क्या पूछा था? सुचालक पूछा था। देखिए ग्रेफाइट है, नमक का घोल है, नाइट्रिक एसिड है या शुद्ध पानी है। तो विद्युत का कुचालक क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। तो विद्युत का जो कुचालक है वो क्या हो जाएगा? शुद्ध पानी जो है वो क्या है? विद्युत का कुचालक है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस होती है। तो वायुमंडल में हमारे सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा में क्या उपस्थित रहती है? पहली ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक गैस क्या रहती है? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए? तो आई होप अभी तक आप लोगों ने आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी रहती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक रहती है। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? इथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो चलिए पहला ऑप्शन है CaCl3 C2H5OH CH3OH CH4OH। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? इथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। तो C2H5OH जो हो जाएगा वो इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ना ही एक तत्व है ना ही एक मिश्रण है? मतलब ना ही एक तत्व है और ना ही मिश्रण है। कौन सा? क्या वो हवा है, ग्लूकोज है, सोना है या फिर पानी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बेसिकली आपको बताना है। तो उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? कौन सा ना ही एक तत्व है ना ही एक मिश्रण? तो पानी जो है ना ही एक तत्व है और ना ही एक मिश्रण है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। बर्फ़ का पिघलना, पहला ऑप्शन है बर्फ़ का पिघलना, दूसरा ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं कांच का टूटना,
कोयला का जलना या पानी का वाष्पीकरण कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो जो रासायनिक परिवर्तन है वो क्या है? कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। समीकरण X में क्या होगा? पहला ऑप्शन है Na2CO3 2HCl XCO2 H2O। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? समीकरण में X क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? 2NaCl जो होगा वो समीकरण में X की जगह आएगा। नेक्स्ट है, परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आपको पता होगा दूसरी कक्षा में परमाणु की अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 2 या चौथा ऑप्शन है 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, तीसरी कक्षा में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, चौथी कक्षा में पूछे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होगी। पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 8, चौथी में 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है अब जीव विज्ञान से संबंधित जो है ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम्स में जीव विज्ञान से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। तो अच्छे से कीजिएगा एंड टेस्ट का सही जवाब देखिए कितने आप कर सकते हैं। कोशिका शब्द दिया गया था किसके द्वारा? विजमैन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या डार्विन? तो कोशिका शब्द दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था कोशिका शब्द? चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द दिया गया था। जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। जो जीवित कोशिका की ऊर्जा का मुद्रा है वो क्या है? पहला ऑप्शन पर्णहरित, दूसरा ऑप्शन ATP, तीसरा ऑप्शन ग्लूकोज या चौथा ऑप्शन AMP। तो सही जवाब क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का बेसिकली आपको बताना है। तो जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा जो है ATP होती है। जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा या मानव का अंडा या गुर्दे की कोशिका? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बताना है। सबसे बड़ी कोशिका है। सही जवाब क्या होना चाहिए? शुतुरमुर्ग का अंडा का सबसे बड़ा कोशिका होता है। याद रखिए सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम को, क्रोमोसोम को, राइबोसोम को या गाल्गी काय को? तो कौन सी प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है कोशिका की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोगों का टाइम समाप्त होता है। तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक द्रव, क्रोमैटिन, कैरियोसोम या लवक? तो चलिए इस क्वेश्चन में भी आपको 10 सेकंड का समय नॉर्मली जो मिलता है वो दे रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब अब आप लोगों को बताया जाए। तो क्या नहीं होता है जंतु कोशिका में? लवक जो है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कैरियोसोम, क्रोमैटिन एंड केंद्रक द्रव यह तीनों जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, पर जो लवक है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोला जाता है। 46, 48, 50 या 52? तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही जवाब ज़रूर दीजिए आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे। 10th के एग्ज़ाम में आता भी है यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्ज़ाम्स में, और आप लोग कभी लाइफ साइंस पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली आता होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं।
जोड़े में पूछेंगे तो 23 जोड़े, और नॉर्मल पूछेंगे कितने हैं तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है वीज़मैन, वाटसन एवं क्रिक, हरगोबिंद खुराना या सटना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए संरचना की खोज की थी। याद रखिए, नाम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाएगा। डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने। न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल जो है बहुलक होते हैं किसके? न्यूक्लियोसाइड्स के, प्रोटीन्स के, ग्लाइकोप्रोटीन्स के या न्यूक्लियोटाइड्स के। तो न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं, किसके बहुलक होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। तो यह न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डीएनए अणु में नहीं होता। डीएनए अणु में क्या नहीं होता है? एडेनिन, यूरेसिल, थायामिन या साइटोकाइनिन। तो चलिए ये भी क्वेश्चन क्लास 10th से ही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं अब आप लोगों को सही जवाब बता रहा हूँ। यूरेसिल जो होता है डीएनए अणु में नहीं रहता है। तो यूरेसिल के जगह डीएनए अणु में क्या रहता है? क्या आप मुझको ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? देखते हैं कौन कौन इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखता है। बाकी जो है एडेनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन ये डीएनए अणु में होता है। आरएनए अणु में नहीं होता है। अब आरएनए में पूछा है, नीचे क्या पूछा था? डीएनए में पूछा गया था। चलिए सही क्वेश्चन आंसर बताइए इसका 395 का। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बताया जाता है। आरएनए अणु में जो होता है थाइमिन नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है आरएनए में? थाइमिन। और ऊपर में मैंने क्या बताया कि जो डीएनए में 395 है, आरएनए अणु में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आरएनए अणु में थाइमिन नहीं होता है। और ऊपर क्या बताया था? डीएनए अणु में क्या नहीं होता है? यूरेसिल जो होता है वो डीएनए अणु में नहीं होता है। नेक्स्ट है सामान्यतः कितने सूत्र के बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? किसके सूत्र गुणसूत्र के बच्चे का लिंग निर्धारण होता है? यानी आपका लड़का, यदि किसी का लड़का हो या लड़की हो, वो किसके गुणसूत्र पर निर्धारित होता है? मतलब केवल माता के, केवल पिता के, माता के और पिता दोनों के, या तो माता या तो पिता के। तो चलिए ये क्वेश्चन नॉलेजेबल भी है, आपको भी पता रहना चाहिए कि किसके लिंग, किसके गुणसूत्र डिसाइड करते हैं कि जो पेट में बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो यह केवल पिता के लिंग निर्धारित करते हैं। बच्चे का लिंग जो होता है वो गुणसूत्र सिर्फ पिता का कर सकता है। इसीलिए कभी कोई औरत को इसका जिम्मेवार नहीं रहना चाहिए। और हमारे देश में ये बहुत ख़राब प्रचलन है कि औरत को ही इसके जिम्मेवारी कर दिया जाता है कि तुम्हारा सही नसीब नहीं है, तुम्हारे चलते ही लड़की होती है, 3-4 लड़की हो गई तो औरत को सुनना पड़ता है। बट उसमें कोई भी औरत की कोई कसूर नहीं होती है, क्योंकि वो जो है लिंग जो किसी भी बच्चे का निर्धारित होता है उसके पिता के क्रोमोसोम के हिसाब से निर्धारित होता है। इसलिए कभी कोई महिला इसके लिए जिम्मेवारी नहीं हो सकती है, केवल उसके पिता ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है मानव कंकाल का मुख्य घटक है। मानव कंकाल में जो मुख्य रूप से पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो मानव कंकाल का मुख्य घटक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। जो समय आपको दिया जाता है वो सोचने के लिए दिया जाता है। तो मानव कंकाल का मुख्य घटक कैल्शियम है। क्या है मानव कंकाल का मुख्य घटक? कैल्शियम है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी रहेगी तो हड्डी कमज़ोर हो, यानी हड्डी में दर्द होने लगता है। आप लोगों ने सुना होगा और डॉक्टर आपको कैल्शियम की दवाई लिखता है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की है? जांघ की है, भुजा की है, जबड़े की है या गर्दन की है? तो आपके शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की है?
तो आप लोग एग्जाम्स में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यदि आपको पता ना हो, आंसर पता रखना चाहिए। तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है वो किसकी होती है? जबड़े की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। हमारे शरीर में भोजन पचाने और अवशोषित करने वाले मुख्य अंग क्या है? तो हमारे शरीर में जो भोजन पचाने और अवशोषित करने वाले मुख्य अंग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत, अग्नाशय, यकृत या छोटी आंत? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। हमारे शरीर में भोजन पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग जो है उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का। छोटी आंत जो है वह मुख्य अंग है जो भोजन पचाने और अवशोषित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, यकृत से स्रावित पित्त भंडारित होता है। जो यकृत से स्रावित होता है पित्त, वो भंडारित यानी स्टोर कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन है पित्ताशय, दूसरा ऑप्शन है ग्रहणी में, तीसरा ऑप्शन है स्वयं यकृत में या प्लीहा में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए एंड आपका आज 400 क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा। देन आप मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको कितना मार्क्स मिला है। यदि आप टेस्ट पीछे वाले नहीं दिए हैं तो सारे टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट ही आपका बैकबोन है एंड टेस्ट के बाहर से क्वेश्चन बहुत कम आने वाले हैं। इसलिए मैं टेस्ट पे इतना ज़्यादा फोकस करता हूँ, सबसे ज़्यादा फोकस टेस्ट, कॉन्सेप्ट क्लास ये सब पे ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि जानता हूँ मैं कि क्वेश्चंस आएगा। यदि आप लोग नहीं करेंगे तो एक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने टाइप है। यकृत में स्रावित पित्त भंडारित होती है, तो इसका सही आंसर आप लोगों ने अभी तक तो सोच ही लिया होगा। तो यह कहाँ, क्या वह प्लीहा में होती है? नहीं होती है। यह स्वयं यकृत से नहीं, ग्रहणी से नहीं, तो यह पित्ताशय में पित्त भंडारित होती है। यानी यकृत से जो स्रावित होती है पित्त, वह स्टोर कहाँ होती है? वह पित्ताशय में स्टोर होती है। तो आपका आज का ये टेस्ट ख़त्म हो चुका। मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग मार्क्स कमेंट करके नहीं बताते हैं, मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए यदि आप टेस्ट दे रहे हैं, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों के लिए ये पेपर कैसा है और आपका तैयारी कैसा चल रही है। मुझे पता रहना चाहिए कि इन बच्चों का टेस्ट कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। यदि आपका मार्क्स कम है, ज़्यादा है, तो मैं कुछ सजेशन दे सकता हूं आपको, पर आप मार्क्स तो बताइएगा, तभी ना मुझे पता चलेगा कि आपको मार्क्स कितना मिला है और आपको करना क्या है मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए। सारे चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, बट मार्क्स ज़रूर बताइए पहले। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।